हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। दोस्तों, मैं बिना किसी स्क्रिप्ट लिखे, बिना कुछ भी लिखे, बस एक मूवी देख के आया हूँ, जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने, जिसकी स्टोरी आपको बताऊँगा। और आई होप कि जहाँ पर मूवीज़ एक्सप्लेन या फिर एंडिंग एक्सप्लेन इस तरीके के वीडियोज़ आप देखते हो, वहाँ पर आप देखते हो को कोई सामने आकर नहीं बोलता है। बस एक स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है जो कि वो पढ़ते हैं, और साइड में जो है वो वीडियोस के या फिर मूवी के अंदर के जो सीन हैं वो चलते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक अलग तरीके से मैं आपको स्टोरी बताऊँ मूवी की, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हो कि ये तरीका आपको किस तरीके से लग रहा है। और दोस्तों, मैंने मूवी देखी शशांक रिडेम्पशन, जिसमें टिम रॉबिन्स इन्होंने मेन किरदार प्ले किया है, जिन्होंने एंडी डिफरेंस का किरदार प्ले किया है। वहीं पर इसके साथ यहाँ पर है मॉर्गन फ्रीमैन, जिन्होंने रेड का किरदार प्ले किया है। और यहाँ पर है बॉब गुंटन, जिन्होंने जो इस मूवी में वार्डन दिखाए गए हैं उनका किरदार प्ले किया है। तो ये तीन एक मेन कैरेक्टर आप लोग बोल सकते हो जिनको मैंने बताया। इसी के साथ में दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये मूवी जो है ये 1994 में रिलीज़ हुई थी, और जिसकी IMDb रेटिंग है 9.3, और लगभग 90% से ऊपर लोगों ने इसको लाइक किया है। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी मूवी है जहाँ पर काफ़ी सारे अवार्ड ये मूवी जीत चुकी है। और हम लोग अभी देखेंगे इस मूवी का जो है किस तरीके से ये फ्लो है। तो दोस्तों, मूवी में दिखाया गया है कि एंडी डिफरेंस ये एक बैंक में काम करने वाले कर्मचारी हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि बैंक के एक काफ़ी होनहार पर्सन है, जिनको सब तरीके का बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, और एक इंटेलिजेंट पर्सन है। इन्होंने अपनी वाइफ को देख लिया है एक और गैर मर्द के साथ, और इनको मतलब उनके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है अपने वाइफ के, वो पता चल जाते हैं। वहाँ पर ऑब्वियस सी थिंग है कि एक पर्सन को गुस्सा आएगा, तो उसी तरीके से वो गुस्से में अपने वाइफ के पीछे और उनका जो बॉयफ्रेंड है उसके पीछे जाते हैं। पिए हुए रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं, साथ में रिवॉल्वर भी लेकर जाते हैं। बट उनको देखने के बाद में भी उनका मर्डर नहीं करते हैं। वो गोलियां चला देते हैं हवा में, 2 पिस्तौल वहाँ से फेंक देते हैं पानी में, नदी में, ताकि किसी भी तरीके से उनके हाथों से अपनी वाइफ का या फिर किसी का भी मर्डर ना हो। और अगली सुबह देखते हैं तो एक अलग सी चीज़ होती है, उनकी वाइफ का और उनके जो वाइफ का प्रेमी है उस दोनों का मर्डर हो चुका है। और बात दरअसल ये है कि उनको जो गोलियां लगी है, 2 गोलियों से ही उनका मर्डर हो चुका है। तो इन सभी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ऑब्वियस सी थिंग है कि जो अदालत में मुकदमा चलता है वहाँ पर भी इन्हीं दोनों का जो मर्डरर है वो एंडी डिफरेंस, उनको ही किया जाता है, जो कि हमारे मेन किरदार है। तो दोस्तों, अभी एंडी बताते हैं कि मैंने इनका मर्डर नहीं किया है, मैंने मेरे वाइफ का मर्डर नहीं किया है, किसी का भी नहीं किया है। बट कोई भी सुनता नहीं है। एंडी स्वभाव से जो दिखाए गए हैं वो बहुत ही शांत, कूल। कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन आ रही है, एंडी कभी भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। जिस तरीके का नेचर इसमें उनका दिखाया गया है, आप उनके नेचर के फ़ैन हो जाओगे। अभी एंडी को सज़ा हो जाती है अपने वाइफ का और वाइफ के प्रेमी का मर्डर करने के लिए, और उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। वहाँ पर अभी वो शशांक नाम के जो जेल है वहाँ पे उनको रवाना कर दिया जाता है। जेल से लगभग 5-10 के आसपास कैदी निकलते हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट हमें फिर फैमिलियर किया जाता है। पूरा जेल दिखाया जाता है किस तरीके से है। इतना बड़ा जेल होता है दोस्तों, लगभग आप कह लीजिए कि काफ़ी सारे फुटबॉल के ग्राउंड उसमें समा जाए, इतना बड़ा जेल होता है। वहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन ही है। और वहाँ पे जो कैदी है, हर एक चीज़ के लिए वो वहाँ पर कैदी आए हुए हैं, अपनी सज़ा काट रहे हैं। कोई 50 साल से सज़ा काट रहा है, कोई 2 साल के लिए आया है, कोई 4 साल के लिए। और हर जो कैदी है उसमें अभी वहाँ पे उनके लिए कोई मनोरंजन तो है नहीं, और क्या करेंगे टाइम पास। तो कुछ कैदी उनमें से ऐसे होते हैं कि जो नए, अगर कोई वहाँ पे आया है नया पर्सन, तो उनको बस किसी तरीके से तकलीफ देना। अभी इनके बेड भी लगते हैं। बेड भी किस चीज़ पे लगते हैं कि सपोज नया कैदी कोई आ रहा है, तो मैं उनमें से इस पर्सन को रुलाऊंगा, या फिर ये सबसे पहले रोएगा, तो दूसरा बोलता है कि नहीं वो रोएगा, नहीं 5वां रोएगा। तो इस तरीके से इनकी बेट लगती है सिगरेट के ऊपर, कि अगर से वो रोया तो ठीक है, बाकी सबके जो सिगरेट है, मैं जो बोल रहा हूँ वो पर्सन रोया तो सबके सिगरेट मुझे मिल जाएंगे। कोई 5 सिगरेट की लगाता है। इस तरीके के इनका जो
मनोरंजन है वहाँ पे चलता रहता है। अभी एंडी भी वहाँ पे जेल में आते हैं सब लोगों के साथ में, और वहाँ पे इंट्रोड्यूस हमें किया जाता है मॉर्गन फ्रीमैन को। मॉर्गन फ्रीमैन यहाँ पे एक जवान लोग में आपको दिखाई देंगे। हम लोग उनसे फैमिलियर हुए हैं हाल ही के दिनों में, कुछ सालों से मैं फैमिलियर हुआ हूँ। बट ये फिल्म जो है यहाँ पर आपको उनका एक अलग सा किरदार दिखाई देगा, और मॉर्गन फ्रीमैन के ही व्यू से, जिन्होंने यहाँ पे रेड का किरदार निभाया, उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से एंडी को हम लोग देखते हैं। वही स्टोरी टेलिंग करते हैं एंडी के बारे में कि फर्स्ट इम्प्रेशन में ही मुझे एंडी वैसा लगा, और मॉर्गन भी उन्हीं के ऊपर, यानी कि मॉर्गन फ्रीमैन रेड वो एंडी के ऊपर ही बेट लगा देते हैं कि मेरे 5-6 सिगरेट कि ये पर्सन जो है ये रिच लग रहा है मुझे, टाई वाई पहन के आते हैं, एंडी बैंकर होते हैं तो ऑब्वियस सी थिंग है उसी केस में आते हैं, तो ये पहले रोएगा क्योंकि रईस ज़्यादा दिख रहा है मुझे, अमीर बाप का बिगड़ेल औलाद दिख रहा है, तो ये रोएगा। बट जब जेल में इन सबको लाया जाता है, वहाँ पे जेल में किस तरीके से लाते हैं, स्टार्टिंग फेज दिखाया गया है, पूरी तरीके से नेकड़ किया जाता है सभी लोगों को, जो नए कैदी आए हैं सबको कपड़े उतारे जाते हैं, उनके ऊपर पानी के फवारे छिड़के जाते हैं, और एक अलग सी धूल जैसी मिट्टी उनके सिर के ऊपर डाल दी जाती है, उनके फेस के ऊपर, और वैसे ही उस मिट्टी के बदबू को साथ में लेते हुए उनको अंदर जाना होता है। जेल के कपड़े दिए जाते हैं उनके हाथों में, और वैसे ही निकल उनको अपने अपने जो भी लॉकर है उसके अंदर जाना होता है। अभी यहाँ पे होता है मेन किस्सा। यहाँ पे जो मॉर्गन फ्रीमैन ने जैसे सोचा होता है, यानी कि रेड ने जैसे सोचा होता है, उस तरीके से एंडी ज़रा भी रिएक्ट नहीं करता है। एंडी अपने लॉकर में जाता है, उस वहाँ पे शांति से बैठा रहता है, जैसे कि उसने थाम लिया है कि मुझे यहाँ पे रहना है, मुझे कोई शिकायत नहीं है और मैं यहीं पे रहूँगा। ऊपर से एक 2-4 और लोग होते हैं जो कि एक अलग से बंदे के ऊपर लगा देते हैं बेट। वो बंदा एक मोटा सा बंदा होता है, तो बेचारा रोने लगता है क्योंकि सब लोग, ये लोग जो है ना, बाकी के जो एक्सपर्ट कैदी है यहाँ से काफ़ी सालों से जो रह रहे हैं, वो लोग बहुत चिढ़ा देते हैं, बहुत चिढ़ाते हैं उस नए वाले बंदों को कि वो रोने पे मजबूर हो जाए। उसको बोलते हैं कि तेरे साथ में ऐसा होगा, तू बाहर तो मिल, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। उनमें से काफ़ी कुछ इस लेवल के कैदी वहाँ पे होते हैं, इस लेवल के दिमाग का उनका एक ग्रुप होता है कि जो नया बंदा आता है उनमें से किसी को ढूंढते हैं और उस बंदे का रेप तक कर देते हैं। तो सोचिए वो बंदा डर जाता है और वो रो देता है, और वो जब रोता है तो वहाँ का जो भी गार्डन है, या फिर हम कह सकते हैं जो भी इंस्पेक्टर है, उसका एक इंट्रोडक्शन होता है। वो इतना क्रूर होता है दोस्तों कि वो रोता है इसलिए उसको, वो बोलता है कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे जाना है। तो वो उसको बाहर निकालता है, इतनी बुरी तरीके से पीटता है लातों से, घूसों से, कि वो बेहोश हो जाता है। अब सबको बुरा लगता है कि यार उसको चिढ़ाया, वो बेचारा रोया और बाहर आया। तो बट ठीक है, वो उनके लिए रेगुलर सी बात होती है, तो शर्त जीतने की खुशी मनाते हैं। अगले दिन कैंटीन में उन लोग बैठते हैं, अपनी अपनी सिगरेट वगैरह जो जीता है वो पर्सन ले लेता है सबसे, और इस तरीके से हमें जेल का एक तरीके से इंट्रोडक्शन होता है। वहाँ पे अभी जो एंडी है, एंडी एकदम शांत दिमाग से अगले दिन भी काम करता है। मॉर्गन फ्रीमैन उनको देखते रहते हैं। अब एंडी के माइंड में देखिए दोस्तों, कुछ अलग सी चीज़ चलती रहती है एंडी के माइंड में। वो सोचता है कि मैं अभी नहीं बताऊंगा इस चीज़ के बारे में, बट एंडी अपना रेगुलर रूटीन करता रहता है। बस उसको ये पता होता है कि मॉर्गन फ्रीमैन यानी कि रेड जो है वो इस जेल के अंदर एक ऐसा पर्सन है जो कुछ भी ला सकता है बाहर से, कुछ भी मतलब छोटी मोटी जो चीज़ें होती है, कोई पोस्टर हो गया, कोई पेन हो गया, पेंसिल होगी, या फिर सिगरेट्स हो गए, वाइन हो गए, इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें मॉर्गन फ्रीमैन एक तगड़ा बंदा वहाँ का होता है, तो इसलिए वो अंदर ला सकता है। मैं बता दूं कि मॉर्गन फ्रीमैन यानी कि रेड, वो एंडी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है पहले ही इंप्रेशन में। तो उसको लगता है कि ये कुछ अलग सा बंदा है यार, इसको कुछ पड़ी नहीं है, ये अपनी सज़ा आराम से काटने के लिए ही जैसे यहाँ पे पैदा हुआ है। उस एंडी एकदम आराम से फिरता रहता है। अभी देखिए नेक्स्ट किस्सा क्या होता है। जिस चीज़ का डर होता है वही होता है। जो उनका ग्रुप होता है, साइको टाइप के वो कुछ लोग होते हैं, वो एंडी के पीछे पड़ जाते हैं। ये एक अलग सा बंदा होता है और उनमें से एक को इसमें इंटरेस्ट आ जाता है, और वो बोलते हैं कि इसका मतलब उसको रेप करने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। फाइनली वो किसी ना किसी चीज़ से उसको दबोच लेते हैं अकेले में, और वहाँ पे फर्स्टली एंडी तो अपोज करता है, बहुत उनको मारने की भी कोशिश करता है, बट फाइनली 5 से 6 लोग होते हैं, वो कोई हेल्प के लिए नहीं आ रहा है।
एंडी सरेंडर कर देता है और इस तरीके से उन लोगों का उसके साथ रेप करने का सिलसिला चालू हो जाता है। ऐसे ही सालों साल बीतते जाते हैं और कुछ साल बाद ऐसी न्यूज़ आती है कि जो वाटर प्रूफिंग करना है, जो टेरेस होता है उसका, तो उसके लिए कुछ बंदों की भर्ती चाहिए होती है। अब मॉर्गन फ्रीमैन के पास यही चांस होता है एंडी को इस दलदल से बाहर निकालने का, क्योंकि अगर वो अंदर रहेगा तो अंदर के ही काम करेगा तो वो इन लोगों के साथ में आएगा। तो चिट्ठी में मॉर्गन अपना जैक लगा देता है और एंडी का नाम, क्योंकि वहाँ पे एक लॉटरी के टाइप के सभी लोग एप्लीकेशन भरते हैं, क्योंकि खुले आसमान में किसको रहना नहीं है, तो सभी लोग एप्लीकेशन भरते हैं कि मुझे भी टेरेस पे जाके काम करना है, मुझे भी करना है। इस तरीके से मॉर्गन फ्रीमैन एंडी का भी नाम उसमें लगा देता है अपने जैक से, और वो जो लॉटरी निकलती है वहाँ पे एंडी का नाम निकल जाता है और उनका एक अलग से ग्रुप जो रेड जो होते हैं यानी कि मॉर्गन, वो निकाल लेते हैं अपने अपने बंदों को। उन लोगों को अभी टेरेस के ऊपर काम करने की आज़ादी मिल जाती है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, एंडी जो है हमारा, वो एक बैंकर होता है, उसको बैंकिंग से रिलेटेड हर चीज़ पता होती है। वहाँ पे अभी जो एक हम कह सकते हैं कि जिस बंदे ने उस मोटे से बंदे को बहुत ज़्यादा मारा था, ठीक है, वो जो इंस्पेक्टर है वो वहाँ पे आता है। अभी वो जो इंस्पेक्टर है उसका एक किस्सा होता है कि उसके पास 35,000 के आसपास डॉलर कुछ वहाँ पे मिलते हैं उसको, बट वो बोलता है कि मेरे सबके सब पैसे जो है वो टैक्स में जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, मुझे कुछ मिलेगा नहीं। वहाँ पे एंडी उसको पूछता है, इधर आओ, मैं एक सजेशन देता हूँ आपको, क्या आपको आपकी वाइफ के ऊपर ट्रस्ट है? अभी उस जो बंदे से, उस इंस्पेक्टर से हर कोई कांपता है, कोई उसके पल्ले नहीं पड़ना चाहता है, हर किसी को लगता है कि छोड़ दो यार, बट फिर भी उस टेरेस पे इन सब लोगों में से जाने, यानी कि जो वर्कर होते हैं एक तरीके के गुलाम होते हैं, ये वर्कर सॉरी, ये जो प्रिजनर्स है वो एक तरीके के गुलाम होते हैं। अभी फिर भी एंडी वहाँ से जाता है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ और उसको पूछता है कि क्या तुम्हें अपने वाइफ पर भरोसा है? इंस्पेक्टर भाई सन की दिमाग उसको लेता है और टेरेस से फेंकने के लिए लेकर जाता है। फिर भी वो बोलता है, देखो मुझे अगर आप सच सच बात बताओगे तो मैं आपके $35 पूरे के पूरे बचा सकता हूँ, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो चौंक जाता है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा? कोई नहीं। वो बोलता है मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ, क्योंकि वो बोलता है मैं एक बैंकर हूँ, मुझे पता है सब कुछ, और मुझे पर भरोसा करोगे तो ये फ़ायदा होगा कि आपको यही एडवाइस अगर आप बाहर से भी लोगे तो आपको लॉयर भी आपका जो है वो यही बताएगा, बट वो आपसे पैसे लेगा, जहाँ पर मैं आपका ये काम फ्री में कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता है बैंकिंग से रिलेटेड। वो थोड़ा बहुत इम्प्रेस हो जाता है मन ही मन में इंस्पेक्टर। ये बोलता है उसके बदले आपको एक चीज़ करना पड़ेगा कि मेरे जो काम कर रहे हैं टेरेस के ऊपर, ये जो ग्रुप है मेरे फ्रेंड्स हैं, इनको एक एक बॉटल बियर की देनी पड़ेगी। अब दोस्तों बियर की बॉटल यानी कि हम भले ही एक आपको सिंपल बात लग रही हो, बट उन कैदियों के लिए खुले आसमान में लगभग 30-40 साल से वहाँ पे बंधे हुए हैं, उनको बियर की बॉटल पीने को मिलती है, वो इतना बढ़िया महसूस करते हैं। वहाँ पे मॉर्गन फ्रीमैन भी बताते हैं कि उस टाइम हमको सचमुच लग रहा था कि अपने टेरेस के ऊपर बैठ के हम लोग बियर की बॉटल पी रहे हैं, जहाँ पर एंडी एक कोने में बैठा रहता है और उन सबको देखता रहता है। मॉर्गन फ्रीमैन बोलते हैं कि आई थिंक उसने ये इंस्पेक्टर को इम्प्रेस करने के लिए किया होगा, आई थिंक उसने ये हम लोगों का ट्रस्ट हासिल करने के लिए किया होगा, बट उसने ये ऐसे ही कर दिया, ऐसे ही कर दिया। तो वो जो लाइन्स वो वहाँ पर मॉर्गन फ्रीमैन बोलते हैं वो बहुत ही बढ़िया लगती है दोस्तों, इसलिए मैंने बोल के बताई। अब क्या होता है, इस तरीके से सब में एक फेमस हो जाता है एंडी कि ये बैंकर है, ये सबके इनकम टैक्स रिटर्न भर सकता है, सब कर सकता है, सब कर सकता है। तो हर कोई दूसरे जेलों में से भी जो जेलर्स होते हैं, जो भी वार्डन होते हैं, सब लोग होते हैं, वो वहाँ पे आते हैं, एंडी से अपना काम करवाते हैं। अभी एंडी के पास इतने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के वगैरह वगैरह जो फाइनेंशियल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के काम आ जाते हैं कि उसको एक पे भी रखना पड़ता है। अभी उसका कौन रहेगा, तो ऑब्वियसली मॉर्गन फ्रीमैन। तो मॉर्गन फ्रीमैन को एक अलग सा मतलब लकड़ तोड़ना या फिर जो स्टोन्स होते हैं उनको फोड़ना, इनसे अलग एक क्लरिकल टाइप का काम मिल जाता है एंडी के साथ। और एंडी बिल्कुल जैसे कि अपने बैंक में काम कर रहा है इस तरीके से वहाँ पे रिलैक्स माइंड से काम करता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं इन लोगों को काम में आ रहा हूँ, दे आर गेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम मी। तो इस तरीके से दोस्तों एंडी फेमस हो जाता है। अब वहाँ का जेल का जो मेन वार्डन होता है उसका एक एंट्री सीन मैं बताना भूल गया। वहाँ पर वो जो वार्डन होता है मेन, वो बाइबल के बारे में बहुत ही ज़्यादा सभी से बोलता है कि आप लोगों को यहाँ पर बाइबल पढ़ने को मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा बिलीव इसमें होना चाहिए। और एक तरीके से वो फैन रहता है, आप जो कुछ भी कहिए वो मानने वाला रहता है। अब वहाँ पर सब कैदियों को बाइबल्स वगैरह दी जाती है या फिर जो भी किताबें उनको चाहिए लाइब्रेरी में से दी जाती है, बट कोई वहाँ पे लेता नहीं है कुछ।
एंडी वहाँ से बाइबल ले लेता है। अब एंडी मॉर्गन फ्रीमैन से एक दरख्वास्त करता है कि आप मुझे एक बाहर से हथौड़ी ला के दोगे। ये बोलता है कि हथौड़ी क्यों चाहिए तुमको, क्या जेल ब्रेक करके भागना है? वो बोलता है कि तुम एक बार मुझे जो हथौड़ी चाहिए एक छोटी सी वो दोगे तो उसके बाद में तुम खुद ही सोचोगे कि क्या इससे मैं जेल ब्रेक कर सकता हूँ। तो वो जैसे तैसे करके अपना जैक चला के हथौड़ी अंदर ला लेता है और बाइबल तो उसने पहले ली होती है, तो वहाँ पर अपना हथौड़ी वो पहुँचा देता है बराबर से। वो जो लाइब्रेरियन रहता है वो अपनी मॉर्गन फ्रीमैन के ज़रिए उसको एंडी को हथौड़ी दे देता है। छोटी सी हथौड़ी होती है दोस्तों, एक पेन के साइज़ की, बस छोटी सी टोकदार। अभी वो हथौड़ी भी उनको रखना ऑब्वियसली अच्छा नहीं है। उसके बाद में एंडी बोलता है हाँ, वहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों को मूवीज़ दिखाते हैं, कैदियों को। अब उस मूवी में जब हीरोइन की एंट्री होती है तो सभी कैदी वहाँ पे, हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हीरोइन उस टाइम की वो होगी, इसलिए सबके सब एकदम चौंक जाते हैं, उनकी एंट्री पे तालियां बजाते हैं, ऐसा वैसा सब रिएक्ट करते हैं, खुश हो जाते हैं। अब एंडी बोलता है मॉर्गन फ्रीमैन को यानी कि रेड को कि क्या तुम मुझे सब कुछ ला के दे सकते हो? बोलता है हाँ, तो क्या मुझे तुम उस हीरोइन को ला के दे सकते हो? यानी कि सिंपली उस हीरोइन का एक फ़ोटो उसको बड़ा सा चाहिए होता है। वो भी काम रेड वहाँ पे एंडी का कर देता है। अब दूसरे दिन उस हीरोइन की जो है बड़ी पोस्टर आ जाती है, वो भी वहाँ पे अपने बैरेट में लगा के रखता है एंडी। अब ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, एंडी ऑब्वियसली काफ़ी सारे बैंकिंग से रिलेटेड काम भी उन लोगों के कर रहा है, तो जो पोस्टर वो अपने रूम में लगाता है उनसे रिलेटेड किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। उसका जो चेकिंग भी होती है उसकी रूम में कुछ दिखता नहीं है। हालांकि एक और चीज़ एंडी इससे मांगता है मॉर्गन फ्रीमैन से यानी कि रेड से कि मुझे काफ़ी सारे स्टोन्स चाहिए, काफ़ी सारे स्टोन्स चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे उनको तराशने की बहुत ज़्यादा एक मेरी हॉबी है वो, कि स्टोन्स को तराशना, उससे अपने जो हम चेक्स खेलते हैं, चेक्स, ठीक है, उन चेक्स की जो गोटियाँ होती है वो बनाता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाता है। तो ये लोग जब खुदाई के लिए जाते हैं तो इसके फ्रेंड्स ही होते हैं सारे, तो वो लोग उसके लिए मस्त स्टोन्स अरेंज करते हैं, इतने सारे स्टोन्स अरेंज करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी भर भी उनको अगर तराशता रहेगा तो उसकी ज़िंदगी ऐसे ही यहाँ पे जेल में कट जाएगी। इस तरीके से स्टोन्स भी देते हैं, अच्छे खासे फ्रेंड्स होते हैं इसके। तो सबको लगता है कि ठीक है ये सब चल रहा है, तो मॉर्गन अपना एंडी कुछ ज़्यादा मांग नहीं रहा है, अच्छे खासे काम भी कर रहा है और 4-5 तस्वीरें रूम में लगा रहा है। चेकिंग होती है तो वहाँ पे भी गोटियाँ ही मिलती है चेक्स की, तो कुछ लगता नहीं है। साल साल बीतते जाते हैं। अभी ये जो लोग होते हैं ये फिर से एक बार, जो उनका ग्रुप होता है वो रेप करने वाले लोगों का, ये 4-5 लोग फिर से एक बार एंडी को वहाँ पे पकड़ लेते हैं एक बाथरूम के आसपास, और वहाँ पे वो उसको मारने की कोशिश करते हैं। बट वो उनको बताता है कि तुम लोगों को ऐसी ऐसी सज़ा होगी, ये होगा वो होगा। तो वो मारता नहीं है उसको चाकू से, बट इतनी बुरी तरह से मारता है कि 1 महीने के लिए एंडी फिर से हॉस्पिटल में चला जाता है। अभी एंडी हॉस्पिटल गया और इस जो बंदे जिसने उसको इतनी बुरी तरह से मारा उसको 1 महीने के लिए काली वाली कोठी में डालने का एक तरीका वहाँ पे रहता है, जहाँ पे पूरी ब्लैक रूम होती है, कुछ अंधेरा नहीं कुछ नहीं, खाली खाने के लिए एक प्लेट डाल दी जाती है, पूरे अंधेरे में रखा जाता है। ऐसे 1 महीने की उसको भी सज़ा दी जाती है। अब जब 1 महीने के बाद में वो बाहर निकलता है तो अपना जो वार्डन होता है, क्योंकि वो एंडी उसका बहुत अभी अच्छे अच्छे काम कर रहा है उसका बैंकिंग के, तो वो वार्डन जो होता है वो वार्डन नहीं सॉरी वो जो इंस्पेक्टर होता है जिसका इनकम टैक्स रिटर्न, जिसका पैसा सभी का सभी टैक्स से उसने बचाया था, तो वो बोलता है कि तुम उस इंस्पेक्टर को एंडी उस टाइम बोलता है कि तुम अपनी जो 35,000 के जो डॉलर्स है वो अपनी बीवी को एक गिफ्ट के तरीके से दे सकते हो, जहाँ पे आपको कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। वहाँ पे एक रहती है कि आप वंस इन अ लाइफ टाइम अपनी वाइफ को एक गिफ्ट दे सकते हो किसी भी अमाउंट का, जहाँ तक 60,000 के तक गिफ्ट दे सकते हो, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरीके से तुम पैसा भी तुम्हारा बच जाएगा, और खाली एक चीज़ चाहिए कि तुमको अपने वाइफ के ऊपर भरोसा चाहिए, और तुम्हारी वाइफ ने भी उतना ही भरोसा तुम पे ऊपर करना चाहिए, क्योंकि $35,000 उस टाइम में बहुत कुछ होते हैं। हो सकता है कि गिफ्ट दे दिए तो वाइफ खुद ही लेके भाग जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ये श्योर करके ऐसी एडवाइस एंडी उसको देता है अपने उस जेलर को, उस इंस्पेक्टर को, इसलिए वहाँ से वो उसको बियर देता है। तो ये था वहाँ का किस्सा। तो अभी वो जो होता है इंस्पेक्टर, वो इस बंदे को जिसने जो रेप करने वाले गैंग का होता है, उसने एंडी को बहुत मारा होता है,
तो उस बंदे को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि वो मॉर्गन फ्रीमैन भी बताते हैं कि इतनी बुरी तरीके से मारता है कि अपनी लाइफ टाइम में वो बेड से ही खाना खाता था, मतलब बेड पे बैठे बैठे ही, और कभी चल नहीं पाया। तो आप सोच लीजिए कि एंडी वहाँ पे कितना फेमस हो गया था। अब ऐसे ही एंडी भी रिटर्न आता है। अब जब एंडी रिटर्न आता है तो ये लोग उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें अरेंज करते हैं, उसको स्टोन्स वगैरह देते हैं, सब कुछ उसके मुताबिक हो जाता है। अब एंडी वहाँ पे जो वार्डन होता है उनको एक और चीज़ मांगता है कि मुझे जो है ना, मुझे काफ़ी सारे बुक्स अपने लाइब्रेरी में चाहिए, मुझे अपनी जो लाइब्रेरी है उसको इम्प्रोवाइज़ करना है, तो मुझे आप बुक्स दो। तो वार्डन बोलता है कि बुक्स तो नहीं मिलेंगे, इस लाइब्रेरी में जो बुक्स है वही कोई पढ़ता नहीं है, तो अपनी गवर्नमेंट जो है वो बुक्स ऑथराइज नहीं करेंगे। तो एंडी बोलता है कि ठीक है, मैं अपने जो गवर्नमेंट है उनको हर हफ्ता में एक लेटर लिख दिया करूँगा, तो आप लोग जो है वो लेटर उसको कुरियर कर दिया करो। कितने लेटर्स को अवॉइड करेंगे, फाइनली तो मुझे वो बुक्स देंगे। तो ऐसे ही सालों साल वो लेटर्स लिखता रहता है। फाइनली गवर्नमेंट उसका मुंह चुप करवाने के लिए कुछ बुक्स ला के रख देते हैं और बोलते हैं कि बस अभी तुम इसके बाद में कुछ मांगो मत। तो एंडी बोलता है कि ऐसे तो बात नहीं हुई, जो मुझे चाहिए उतना तो नहीं मिला, तो मैं अभी हफ्ते में 2 लेटर लिखा करूँगा गवर्नमेंट को। तो फिर से वो सिलसिला ऐसे ही चलते रहता है लेटर्स लिखने का। अभी सभी चीज़ें यहाँ पर हो गई है, अच्छे से चल रहा है। अभी एक एक हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारा वक्त गुजर जाता है। एंडी जो जवान होता है तो वो थोड़ा सा बुढ़ापा भी उसमें आने लगता है, वो बाल भी उसके सफ़ेद हो जाते हैं। उस टाइम में चश्मा भी उसको लग जाता है। उस टाइम में एक नौजवान एक बंदा आता है। अभी वो बंदा जो होता है वो भी उनमें घुल मिल जाता है कुछ दिनों के बाद में। उसका जो एटीट्यूड है वो सब एंडी के तरफ वो भी इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि अच्छी सी चीज़ें भी बताता है एंडी उसको। तो वो बोलता है कि मुझे भी सीखना है, तो आप मुझे सिखाओगे क्या। तो एंडी उसको जो है उसको पढ़ना लिखना आता नहीं, तो उस वहीं पे जेल के अंदर उसको पढ़ना लिखना भी शुरू से सिखा देता है। उसकी एग्ज़ाम भी होती है, तो उसको भरोसा नहीं होता कि मैंने एग्ज़ाम अच्छी दी, तो पेपर भी फेंक देता है। और वो एक बात उस ग्रुप को बताता है। वो पूछता है कि एंडी इतना अच्छा भला आदमी है, ये जेल के अंदर कैसे आया। तो काफ़ी लोग बताते हैं कि ऐसा हुआ ना कि उसके ऊपर एक वाइफ के उसके मर्डर का और उसके वाइफ के जो बॉयफ्रेंड है उसके मर्डर का इल्ज़ाम लगाया। एंडी ने उनको तो मारा नहीं, ऐसा एंडी बोलता है। तो ये जो बंदा होता है ये एक जेल में काफ़ी सारे जेलों से आया हुआ होता है, तो ये एक जेल में एक कैदी से मिला होता है। वो कैदी जो है वो ऐसे ही अपनी कहानियाँ, मैंने इतने मर्डर किए, मैंने ये किया वो किया, बताता रहता है सबको। तो ये जो बंदा है वो उससे पूछता है उस कैदी से कि तूने मर्डर किसका किया। तब वो कैदी बताता है कि अरे इतने इतने सालों पुरानी बात है, मैं ऐसे ही गया था तो मेरे हाथों से मर्डर हो गया था एक लड़की का, और उसके साथ में जो बंदा था उसका। बाद में पता चला कि वो लड़की अपने पति के साथ नहीं थी, उसके बॉयफ्रेंड के साथ थी, तो दोनों का मर्डर हो गया और फंस गया उसका पति जिसने मर्डर ही नहीं किया था। तो वो होता है एंडी। अभी इस तरीके से वो बंदा बताता है एंडी को। एंडी को एक उम्मीद सी जाग जाती है कि चलो इसके बेसिस पे उस बंदे को ढूंढते हैं, वो बंदा अदालत में गवाही देगा और मैं एटलीस्ट यहाँ से तो छूट जाऊँगा। मैंने लगभग 20 साल यहाँ पे गुजारे हैं, तो काफ़ी सारी सज़ा हो गई जो कि गुनाह ही मैंने किया नहीं उसके लिए। बट वार्डन वार्डन यहाँ पे नहीं बोलता है, क्योंकि वार्डन के काफ़ी सारे काले करतूत इस एंडी ने किए होते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे जो काले काम हैं उनको, ब्लैक कामों को वाइट में तब्दील करने के चीज़ें एंडी ने वहाँ पे की होती है वार्डन के लिए। तो वार्डन को लगता है ये अगर बाहर जाएगा तो मेरा काम तो फ्री में होगा नहीं, क्योंकि ये तो फिर छूट जाएगा। फिर इतना सारा मेरे सालों सालों से मेरा जो फ्री में काम चल रहा है वो कैसे होगा। ऊपर से इसने जाके बाहर अगर सबको बोल दिया कि इस तरीके से इसने किया है सब कुछ वार्डन ने, तो मेरे काले काम भी बाहर आ जाएंगे। तो इसीलिए वो बोलता है कि तुमको ये सब तो कुछ नहीं मिलेगा। उल्टा उसको काल कोठरी में डाल देते हैं कि ये सब तुमको चाहिए इसलिए। अब जो जो नौजवान बंदा होता है जो कि गवाही देने के लिए तैयार है, उसको एक तरफ बुलाते हो जेल के थोड़ा सा बाहर, और पूछता है, वो वार्डन पूछता है उस बंदे को कि क्या तुम सचमुच ऐसी गवाही जेल में दोगे एंडी के लिए कि वो बेकसूर है, और क्या तुम सचमुच उस बंदे को रिकॉग्नाइज कर सकोगे कि जिसने खून किया है। वो बोलता है मुझे एक चांस दे के देखो, और एंडी इतना अच्छा बंदा है तो मैं उसके लिए गवाही ज़रूर दूंगा। अब वार्डन के मन में कुछ अलग ही बात होती है। वार्डन बस कंफर्म करना चाहता है कि ये उसके तरफ लॉयल है क्या, ये बंदा नया, और उसको गोली मार के हत्या कर दी जाती है।
उसका जो सैनिक होता है वो ऊपर होता है, उसके हाथ में बंदूक होती है। जैसे ही ये बंदा कंफर्म करता है कि हाँ मैं गवाही दूंगा, उसके ऊपर गोलियां चला दी जाती है और वो नया जो बंदा है उसका मर्डर कर दिया जाता है जेल के अंदर। तो जेल के अंदर ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, बट किसी को बाहर पता नहीं। जेल के अंदर किसी को मार दिया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, अन्याय हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। अभी देखिए दोस्तों, जो अपना एंडी है उसकी ये भी जो एक हम कह सकते हैं कि एक उम्मीद थी वो भी चली गई। बट फिर भी वो मॉर्गन फ्रीमैन को बोलता है कि होप इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग। ये आपसे सब कुछ करवा सकती है और होप ही एक चीज़ होती है जिसके द्वारा आप सब कुछ हासिल भी कर सकते हो, ऐसा वो मॉर्गन फ्रीमैन को बोलते हैं। अभी दोस्तों एंडी ने यहाँ पे एक चीज़ की होती है। एंडी ने क्या किया होता है, किस तरीके से काले कामों को उसने छुपाया होता है। एक दिन मतलब एक किस्सा होता है कि मॉर्गन फ्रीमैन बोलता है कि देखो यार एंडी, तुम उसके लिए काले काम जो है उसके वो तो सफ़ेद कर रहे हो, बट कोई ना कोई तो गवर्नमेंट की ऐसी एजेंसी होगी जो इन सब चीज़ों को पकड़ लेंगी, और जब वो पकड़ेंगी तब वो वार्डन तक भी पहुंचेंगी, तब वो तुम तक भी पहुंचेंगी। तब एकदम हल्के से सुर में एंडी उसको बोलता है मॉर्गन फ्रीमैन को कि देखो, मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ ये कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा, और अगर पकड़ा भी गया तो वो लोग मुझे भी नहीं पकड़ेंगे, और ना वो वार्डन को भी नहीं पकड़ेंगे, वो एक थर्ड पर्सन को पकड़ेंगे, जो पर्सन अस्तित्व में ही नहीं है बट वो डॉक्यूमेंट पे है। मतलब एक अलग ही बंदे के नाम से एंडी वहाँ पे डॉक्यूमेंट बनवा लेता है, ड्राइविंग लाइसेंस सब उस टाइम में जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बनवा लेता है, और उस बंदे के नाम से सब कुछ अकाउंट रहते हैं बैंक्स में, और उसी बंदे के नाम से सब कुछ चल रहा होता है, पैसे का लेन देन, और उसी बंदे के नाम से वो कंपनी भी होती है, और वहाँ पे जो भी रहता है वो सब कुछ यहाँ पे एंडी ही हैंडल कर लेता है। तो इस तरीके का ये सीन वहाँ पे बन गया। अभी देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे साल बीत गए, हो रहा है ऐसे सब कुछ चल रहा है। हो सकता है कि ये स्टोरी टेलिंग में वन अटेम्प्ट में बता रहा हूँ तो मे भी सब कुछ थोड़े बहुत पॉइंट मिस हो जाए, बट मैं एक आगे की पॉइंट पे जंप करता हूँ। तो ऐसे काफ़ी सारे साल बीतने के बाद में एंडी एक बार मॉर्गन फ्रीमैन को बोलता है कि तुम क्या मैक्सिको में एक लोकेशन वहाँ पे जानते हो। ऐसा ही होता है, उनके जान पहचान का ही लोकेशन होता है। तो वो बोलता है हाँ। तो वहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है जो कि हमेशा हमारे ड्रीम्स में होता है, या फिर हम लोग बस पोस्टर्स में ही देखते हैं। इस तरीके का एक बड़ा सा पेड़ वहाँ पे आपको मिलेगा, और वहाँ पे जो स्टोन्स की एक लाइन मिलेंगी, पत्थरों की लाइन, उनमें एक काला सा पत्थर अलग सा दिखने वाला होगा। तो तुम क्या अगर कभी भी जेल से छूटोगे तो वहाँ पर जाओगे, उस पत्थर को, काले पत्थर को निकालोगे, वहाँ पे एक चीज़ तुमको मिलेगी। तो बस उतना मेरे लिए कर देना, तुम अगर कभी भी छूटोगे तो उस पेड़ के नीचे जाना, उस लोकेशन पे, और उस पत्थर को देखना। तो वो बोलता हाँ मैं तुम्हारे लिए करूँगा। मॉर्गन फ्रीमैन बोल देते हाँ। अब दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या होता है, जो काफ़ी सारे दिनों से चल रहे होते हैं इनकी सज़ा, तो इन लोगों को अटेम्प्ट दिए जाते हैं हर 5 से 10 सालों के बाद में कि तुम लोग, यहाँ पे एक कमेटी रहती है 5-6 लोगों की, और वो पूछते हैं कि क्या तुम अभी निर्दोष हो, क्या तुम बाहर के सराउंडिंग में जाने के लिए काबिल हो, क्या तुम सोसाइटी में रहने के अभी लायक हो। तो इसी तरह से एग्जामिन हर हर लोगों का होता रहता है 5-10 सालों में। तो मॉर्गन फ्रीमैन का भी काफ़ी सालों से चल रहा होता है, तो हर बार रिजेक्ट होता है। तो वो लोग इंटरव्यू के टाइप में लेते हैं उन बंदों का कि क्या ये सोसाइटी में जाने के लायक है, अगर होगा तो उसको अप्रूव करते हैं, अदरवाइज रिजेक्ट कर देते हैं। तो मॉर्गन फ्रीमैन के केस में वो रिजेक्ट ही होता आ रहा है पिछले 10-20 साल से। अभी जो एंडी है, एंडी एक चीज़ करता है काफ़ी सारे सालों के बाद में, लगभग 20 से 25 सालों के बाद में, एक दिन ऐसे ही रेगुलर का काम करते वक्त वो क्या करता है, अपना जो वार्डन होता है वो उसको बोलता है कि देखो, मतलब उसने काल कोठरी में तो डाला ही होता है, तो वो होप छोड़ दिया रहता है एंडी ने, तो इसलिए फिर से वो बैक टू पवेलियन आ जाता है और वार्डन के सभी काले काम फिर से करने लगता है। तो अभी वार्डन उसको बोलता है कि देखो एक काम करो, तुम मेरे जूतों को एकदम से अच्छे से चमकाओ। वो बोलता है हाँ। वो उसी टाइप से अपनी जो रेगुलर की बुक होती है उसको जमा करके, एक सीक्रेट सी उनकी किताब के मतलब पोस्टर के पीछे में एक बुक होती है, तिजोरी होती है, उसमें डाल देता है। सब कुछ रेगुलर में जैसे करता है उसी तरीके से करता है। और एक दिन सब लाइट जो रात के टाइम में बंद हो जाते हैं,
उसके बाद में दूसरे दिन पता चलता है कि एंडी वहाँ से भाग गया। अब एंडी वहाँ से कैसे भाग गया, यही सामने देखने वाली चीज़ होती है दोस्तों। यहीं पे हमारा जो स्टोरी है वो अनफोल्ड होता है। अब दरअसल क्या होता है, एक एक चीज़ की लिंक यहाँ पे लगती है। तो सबसे पहले एंडी ने वहाँ पे मांगी होती है बाइबल। तो जो वार्डन है सबको बाइबल लेने के प्रोत्साहित करता ही है, तो एंडी ने भी बाइबल ली होती है। तो मैं एक चीज़ बताना भूल गया वहाँ पे, जब एंडी के रूम की चेकिंग हो रही होती है बीच बीच में 5-10 सालों पहले, लगभग 10-15-20 सालों पहले एंडी के रूम की चेकिंग हो रही होती है, तो वो जो बाइबल होती है वो एंडी के पास में मिलती है। तो जो वार्डन होता है वो एंडी की बाइबल लेता है और बोलता है कि ये बाइबल अच्छी चीज़ है, तुम पढ़ रहे हो और ये बाइबल तुम्हारे पास डेफिनेटली होनी चाहिए, मैं यहाँ से लेकर नहीं जाऊँगा, और ध्यान रखना मुक्ति इसी में है। तो दोस्तों एक्चुअल में यहीं पे स्टोरी अनफोल्ड होती है। अब एंडी ने क्या किया होता है, उस बाइबल में जो उसने हथौड़ी मांगी हुई होती है रेड से, यानी कि मॉर्गन फ्रीमैन से, तो उस हथौड़ी से वो उस बाइबल में एक काट काट के ऐसी बनाता है पूरी तरीके से हथौड़ी के जो माप की, और उसमें हथौड़ी रख देता है। और रोज़ एंडी क्या करता है, जो अपनी दीवार होती है वहाँ पे उसने पेंटिंग लगाई होती है, वो पेंटिंग्स एवरी टाइम चेंज होती रहती है, सालों साल। जो भी नई हीरोइन रहेगी उन लोग फोटो में जो भी देखेंगे इसमें मूवीज़ में, उस हीरोइन की चेंज आती रहती है, 5 साल बाद 10 साल बाद तस्वीरें चेंज होती रहती है। और उस तस्वीर के पीछे, बड़ी सी तस्वीर के पीछे वो छोटा 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 कुरेदता रहता है उस दीवार को। ओके, उस छोटी सी हथौड़ी से सोचो आप, लगभग 20 सालों से 30-25 सालों से वो उस दीवार को कुरेदता रहता है, और वहाँ पे वो एक बड़ी सी सुरंग बना देता है, और उसमें से एंडी भाग जाता है। अभी दूसरी चीज़ कि अगर वो कुरेद रहा है तो मिट्टी का कैसे कर रहा है, तो एवरीडे वो छोटी छोटी सी ही चीज़ को कुरेद रहा है, तो वो क्या करता है, उतनी जो मिट्टी होती है अपने जेब में, सुबह सुबह के टाइम में जेब में रखता है, अपने पैंट के इसमें, शर्ट के इसमें, और जब वो ग्राउंड पे जाता है अपना रेगुलर का काम करने के लिए तो उस मिट्टी को बिखेर देता है। अब तीसरी चीज़ कि वो जो बाकी के बचे हुए जो बड़े बड़े, सपोज से कोई डेफिनेटली मिट्टी तो नहीं निकलेगी, बड़े बड़े स्टोन भी निकलेंगे, पत्थर भी निकलेंगे, तो उनका क्या करता है, तो उनको भी तराश के वो उसका कुछ ना कुछ बनाता रहता है। तो जो उसने चेस की जो बनाए होते हैं घोड़े, हाथी, वजीर वगैरह, बादशाह, तो सब उनमें से भी बनाता रहता है। मिट्टी को ऐसे फेंक देता है ग्राउंड में लाके, रोज की थोड़ी थोड़ी मिट्टी, तो मिट्टी भी नहीं बचती, कुछ नहीं बचता, रूम में एकदम अच्छी सी है, और वहाँ पे उसको पत्थर है जिनको वो तराश रहा है, तो किसी को कुछ डाउट भी नहीं आ रहा है। और जो उसकी हथौड़ी है वो बाइबल के अंदर है, बाइबल के कोई डाउट भी नहीं ले रहा है, उसको खोल के पहले के 4-5 पन्ने को ही देखेगा, वो अंदर के साइड में एक अच्छी सी उसके हथौड़ी के माप की एक बनाता है जगह, उसमें हथौड़ी रोज रख दिया करता है। इस तरीके से वो लगभग 20 सालों से 25 सालों से कर रहा है, और उसने एक बड़ी सी सुरंग खोद दी, और जिस दिन उसकी जो लास्ट होप है वो ख़त्म हो गई, यानी कि वो जो नौजवान लड़का है जो बता रहा था, वहाँ पे भी उसको लग रहा था कि मैं बिना भागे यहाँ से निकल सकता हूँ, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो फाइनली वो वहाँ से उस सुरंग से निकल जाता है, जो कि वो तैयारी में था। तो मतलब इतने कूल माइंड से वो सब कुछ इतने सालों से करता आ रहा है, और वो उसके बाद में, निकलने के बाद में भी सिंपल नहीं रहता है। अभी क्या होता है, इसके ने जो कपड़े पहने हुए थे वो तो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि उसको जाना कहाँ से, एक टनल से जाना है, जो कि नहीं क्या, लेटरिन की, बाथरूम की जो टनल है उसमें से उसको जाना है, उसको फोड़ना है। अभी फोड़ेगा तो आवाज़ भी आएगा, बड़ा सा पत्थर लेता है, तो उसका साथ देता है, भगवान भी साथ देता है, बिजली चमकती रहती है, तो बिजली का आवाज़ होने पे वो उसके ऊपर पत्थर मारता है, मतलब बिजली का आवाज़, पत्थर का आवाज़ एक साथ हो जाता है, किसी को कुछ डाउट नहीं आता, आवाज़ भी बाहर नहीं जाता है। वो पाइपलाइन थोड़ी सी फूट जाती है, उसके अंदर जाता है, और वो लेटरिन बाथरूम की जो पाइपलाइन है उसमें से जाता है सीवेज की लाइन, और वहाँ से एक पन्नी में, प्लास्टिक के इसमें, जो वार्डन के कपड़े थे, जैकेट था, कोट था, ब्लेजर था, सब कुछ लेता है, नए शूज़ वो भी उसमें लेता है, और जो पुराने कपड़े वगैरह है वो, और वो जो प्लास्टिक के पन्ने में बांधता है, अपने शरीर को उसकी जो एक डोर से बांध लेता है, और वो चलता रहता है उसमें से। अब वो फाइनली जेल के बाहर एक सीवेज की लाइन जो है वो जेल के बाहर बड़े से पाइप से आ रही है, उसमें से बाहर गिर जाता है, और फाइनली वो निकल जाता है वहाँ से,
आज़ाद महसूस करता है। और जो कपड़े उसने एक कैरी बैग में सब कुछ लाया था वो ख़राब तो होते ही नहीं है, ऊपर से पानी गिर रहा है, तो एक अच्छी सी जगह पर जाता है, वहाँ पे कपड़े चेंज करता है, शूज़ है अभी उसके पास, सब कुछ है। हाँ, तो आप सोचोगे कि उसने शूज़ कैसे लाए, तो शूज़ वो पहन के ही आता है अपने बैरिकेड में। जब रात को आता है तो शूज़ पहन के ही आता है। वो थोड़ी सी रिस्क ले लेता है क्योंकि ज़्यादातर शूज़ की तरफ किसी का ध्यान उस जेल में जाता ही नहीं है रात के टाइम में, तो वो छोटी सी वो रिस्क लेता है जिससे वो बच भी जाता है। ऑब्वियसली रिस्क है तो इसके इस टाइप से उसके साथ भी होता है। तो वो बाहर निकल गया। अभी आगे की चीज़, बाहर निकलने के बाद में तब अनफोल्ड होती है वो मिस्ट्री कि वो सबके लिए फोकट में काम कैसे कर रहा था अकाउंट से रिलेटेड। तो वो जो वार्डन के बना रहा था एक एक प्रोप्राइटर के साथ में, एक उसके बिजनेस पार्टनर वार्डन का बताता है वो। तो जो बिजनेस पार्टनर है उसके नाम से सब कुछ रेडी है, उसका बैंक अकाउंट है, सब सब कुछ है, उसके सिग्नेचर ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके डॉक्यूमेंट है, और वहाँ पे जो सिग्नेचर है वो वार्डन ही कर रहा है। तो ऑब्वियसली दूसरे दिन, सॉरी वार्डन ही, एंडी ही कर रहा है, तो ऑब्वियसली दूसरे दिन एंडी वहाँ पे जाता है, हर बैंक में जाता है और अपनी पूरी जो होल्डिंग है वो विड्रॉ कर लेता है, और वही सिग्नेचर बराबर करता है, वही डॉक्यूमेंट बताता है, और सब कुछ वही से ही होता है। और इतने सालों पुरानी मूवी है दोस्तों, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ फ्लॉ होते थे सिस्टम में, जहाँ पे बैंक पर या पर पहुँचने में टाइम भी लगता था। और ऑब्वियसली वार्डन ये भी सोच नहीं पाया था कि ऐसा सब कुछ इसकी प्लानिंग होगी कि ये पैसे भी ये गायब कर लेगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं रहता है वार्डन को कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इसको बस इतना पता रहता है कि मेरा जो पैसा है वो ब्लैक से वाइट हो रहा है, बट वाइट होके किसके अकाउंट में जा रहा है पता नहीं, कुछ ज़्यादा उसको समझ में आता नहीं है कि बैंकिंग से रिलेटेड थिंग होते हैं। तो एंडी सब कुछ पैसा विड्रॉ कर लेता है और आराम से उसको जहाँ पे जाना है गाड़ी वगैरह सब कुछ लेके दूसरी कंट्री में बोट से वगैरह निकल जाता है। और अब रही तीसरी थिंग कि वो मॉर्गन फ्रीमैन को क्यों बोलता है कि बड़े से पेड़ के नीचे जो पत्थर होंगे बहुत सारे, उनमें से एक ब्लैक पत्थर होगा, उसको उठाना, उसके नीचे देखना क्या है। तो काफ़ी सालों बाद में फिर से मॉर्गन फ्रीमैन का एक इंटरव्यू होता है जहाँ पे वो पैनल के सामने बैठता है और उनको सिंपली हर बार मॉर्गन फ्रीमैन बोलता है कि हाँ मैं जाने के लिए एकदम रेडी हूँ, मैं सोसाइटी में रह सकता हूँ, तो उसको रिजेक्ट ही होता रहता है। बट इस बार वो बोलता है कि देखो यार, तुम लोगों को मुझे छोड़ना है छोड़ो, नहीं छोड़ना है मत छोड़ो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा, मुझे तुम लोगों के डिसीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे वो पैनल पता नहीं किस तरह से कन्विंस हो जाता है, मे बी उनको लगता है कि ये फ्रस्ट्रेट हो गया, अभी ये अभी कुछ करेगा नहीं, तो इसने वो बताता भी है मॉर्गन फ्रीमैन यानी कि रेड वहाँ पे बताती भी है कि एक मासूम सा बच्चा था मैं, उस टाइम में मुझे जाना था, बट अभी वो भी होप मेरा चला गया है, अभी मेरे लाइफ में कुछ है नहीं। और ख़ास करके जो एंडी है वो उसका अच्छा फ्रेंड वहाँ पे बना हुआ था, वो भी अब उस जेल में है नहीं। सो मॉर्गन फ्रीमैन के अपने आप ही जो एक्सप्रेशन है ना वो आपको दिखेंगे वहाँ पे पूरी तरीके से चेंज हुए रहते हैं। कोई भी कन्विंस हो सकता है, तो पैनल भी कन्विंस हो जाता है, उनको छोड़ देता है। अभी वहाँ पर जाने के बाद में मॉर्गन फ्रीमैन भी एक रेगुलर सी लाइफ जीते, जो कि जेल से भागे हुए कैदी को गवर्नमेंट देती थी वहाँ पे। तो उसके पहले भी जो लाइब्रेरियन वहाँ पे थे उनको भी जेल से छोड़ दिया गया था 50 सालों के बाद में लगभग। तो एक घर दिया जाता है उनको, एक छोटी सी एक शॉप में नौकरी दी जाती है, और वही लाइफ होती है, उनका कोई होता नहीं है। तो वो चीज़ भी एक बढ़िया तरीके से इस मूवी में दिखाई गई है कि किस तरीके से 50-50 सालों तक वो जेल में रहने के बाद में वो बंदा बाहर भी आके करेगा क्या, तो उसकी ज़रा भी मन नहीं रहता है। ब्रुक्स उनका नाम बताया गया है, लगभग 70 साल के हुए रहते हैं, सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि मैं ये ज़िंदगी जी नहीं सकता वो बोलते हैं। और मैं जेल में ही था, जेल में मुझे पहचानते थे लोग, मेरा एक रुतबा था, मैं सब कुछ कर सकता था, बट ये बाहर की दुनिया में मैं इनकी स्पीड से भी मैच नहीं हो पा रहा हूँ, और मैं किसी काम का नहीं है, और मैं इतना बूढ़ा आदमी अगर मर भी जाता है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा सोच के ब्रुक्स जो होते हैं यानी कि वहाँ के जेल के लाइब्रेरियन वो सुसाइड कर लेते हैं। 50 साल की सज़ा काटने के बाद बाहर आके उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है जीने में। उसी तरीके की एक हालत जो मॉर्गन फ्रीमैन यानी रेड है उनकी भी वहाँ पे होने लगती है, बट उनको क्लिक होता है कि एंडी जो कि उनका ज़बरदस्त फ्रेंड है, उन्होंने बोला था बस उस चीज़ को मुझे एक बार करना है। तो वो और हाँ, एंडी क्या करते हैं, जेल में एक बार छूटने के बाद में यानी जेल से भागने के बाद में एक लेटर भी मॉर्गन फ्रीमैन के लिए यानी कि रेड के लिए छोड़ जाते हैं। उस लेटर में बस एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को भी मॉर्गन फ्रीमैन ध्यान में रख देते हैं। अभी जो रेड है यानी कि मॉर्गन फ्रीमैन वहाँ पर जाते हैं, उस पेड़ को ढूंढते हैं, काफ़ी अंदर एक जगह रहती है, वहाँ पे एंडी ने उसकी वाइफ को प्रपोज किया हुआ रहता है, इसलिए वो जगह एंडी बताते हैं।
वहाँ पे पत्थरों की लाइन में एक ब्लैक कलर का पत्थर भी निकालते हैं, वहाँ से वो निकालते हैं तो एक लिफाफा यानी कि एनवलप होता है, उसमें होते हैं काफ़ी सारे डॉलर्स होते हैं, और उसमें होता है एक खत जहाँ पे एंडी बोलता है कि मुझे अपने काम के लिए एक अच्छे से एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो क्या तुम आओगे? तुम्हें एड्रेस तो पता ही होगा, मैंने लेटर पे दिया था तुमको। और मॉर्गन फ्रीमैन के वहाँ पे जो एक्सप्रेशन होते हैं दोस्तों, मतलब ज़बरदस्त। अब एक दोस्त को पाने की खुशी क्या होती है, एक दोस्त के लिए एक दोस्त की जो अंदर से एक फीलिंग होती है, उन सभी चीज़ों को इन्होंने एक्सप्रेशन से जो जाहिर किया है वो देखने लायक है मूवी में। तो इस तरीके से मॉर्गन फ्रीमैन फाइनली वहाँ पर पहुँच जाते हैं जो एड्रेस वहाँ पे एंडी ने दिया हुआ था, और वो जगह वहाँ पे एंडी बोलते भी है कि तुम्हारे लिए बोट तैयार रहेगी। तो उस जगह पे समुंदर के किनारे एंडी बोट पे काम कर रहा होता है छोटा सा, और मॉर्गन फ्रीमैन वहाँ पे पहुँचते हैं और वो उसको यानी कि एक कह सकते हैं कि पुकारते हैं अपने दोस्त को, और वो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनके जो रिएक्शन होती है। और वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा स्टोरी को ना खींचते हुए वहाँ पे स्टोरी का एंड कर दिया। तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से इतने सालों की सज़ा होने के बाद में भी एंडी अपने दिमाग पर कंट्रोल रखता है, और जो स्टोरी टेलिंग बताई गई है जहाँ पे वो जो बुक मांगता है यानी कि अपनी बाइबल मांगता है, और वार्डन जहाँ पे बताते हैं कि मुक्ति इसी में है, तो उसी टाइप से उसमें जो ये रख के हथौड़ी रख के सचमुच वही से मुक्ति एंडी पा लेते हैं। और जो एनवायरनमेंट वहाँ का दिखाया गया है, जिस तरीके की एक्टिंग सभी एक्टर्स ने की है, और एकदम साइलेंट मोड में मूवी चलती है दोस्तों, इतनी बढ़िया तरीके से मूवी को प्रेजेंट किया है। स्क्रीन पे एकदम शांत है। आपको अगर शांति से कुछ चाहिए, मूवी देखने की इच्छा है उस टाइम की, उस दौर की, 90s के दौर की, तो आप डेफिनेटली इस मूवी को चेकआउट कर सकते हो। और एक वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जो कि इतनी बढ़िया सस्पेंस बोल सकते हो, फाइनली स्टोरी ऐसी ऐसी अनफोल्ड होती है, और जो एक्टिंग परफॉर्मेंसेस सभी के, वार्डन से लेकर सभी के, हाँ वार्डन के बारे में भी बता दूं कि बाद में सब कुछ रिवील हो जाता है, सब कुछ सबको पता चल जाता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे थे, तो वार्डन को भी पकड़ने के लिए आते हैं लोग, तब वार्डन अपना खुद से सुसाइड कर लेते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से वार्डन का भी अंत हो जाता है, और जो हेडली करके वहाँ पे जो इंस्पेक्टर था उसको भी पुलिस लेकर चली जाती है, तो इस तरीके से उसका भी एक पर्दाफाश हो जाता है। और उस लाइब्रेरी को, जो लाइब्रेरी एकदम सड़ चुकी थी, उसको एंडी ने बहुत ही बेहतरीन बना दिया था अपने ही कार्यकाल में। जब एंडी वहाँ पे थे तो वहाँ पे लोग गाने सुनते थे, म्यूज़िक सुनते थे, उस लाइब्रेरी में अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते थे, और वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी उसको बना दिया था। तो इस तरीके से सब कुछ जेल के अंदर भी ठीक ठाक करके एंडी बाहर आया होता है, और ऑब्वियसली उसने कुछ क्राइम किया ही नहीं होता है, तो वो जस्टिफाई भी होता है कि उसका बाहर आना ठीक है, क्योंकि वार्डन तो उसको पता होने के बाद में भी छोड़ने वाला नहीं था, और उसकी लाइफ वैसे भी 20-25 साल जेल में कट चुके थे, जो क्राइम उसने किया ही नहीं उसके लिए। तो इस तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है दोस्तों, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और फाइनली काफ़ी लंबा, लगभग 43 मिनट का, 45 मिनट के आसपास मैं स्टोरी बता रहा हूँ। आई होप कि आपको मुझे ये ऐसा करते वक्त अच्छा लगा होगा। आई होप कि मुझे आपको मेरा ये जो एफर्ट है, मेरा ये जो प्रयास है वो ठीक लग रहा होगा, कि इस तरीके की स्टोरी टेलिंग अक्सर यहाँ पे नहीं है यूट्यूब पर। काफ़ी सारे लोग रेगुलर टाइप में ही स्टोरी टेलिंग करते हैं, जहाँ पे फिल्मों के जो स्क्रीनशॉट है वो चलते रहते हैं, और उन्होंने स्क्रिप्ट की हुई होती है ऑलरेडी, जहाँ पे वो अटकते नहीं हैं कहीं पे, और अच्छे तरीके से बताते हैं। मेरी तरफ से फर्स्ट वीडियो है, लगभग 45 मिनट में कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ। आई होप आपको मेरे एफर्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरीके से मैं हॉलीवुड की मूवीज़ को वन अटेम्प्ट याद रखिए, विदाउट किसी स्क्रिप्ट के आपको मैं हॉलीवुड के मूवीज़ के स्टोरी को एक्सप्लेन करूँगा, और मेरा जो एक्सपीरियंस उस मूवी के साथ में था वो बताऊँगा, स्टोरीज़ को बताऊँगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ दिनों बाद मैं ऐसा भी वीडियो लाऊंगा कि जहाँ पर मैं बताऊंगा कि इस चैनल को शुरू करने के पीछे का मेरा मकसद क्या है। डेफिनेटली आप उस मकसद को जानने के बाद में मुझे और सपोर्ट करोगे, आई होप, और मुझे आपके सपोर्ट की ही ज़रूरत है। और थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। 45 मिनट कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ, मुझे भी खुद पर भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं ये कर पा रहा हूँ। और थैंक यू।
आप लोगों के साथ के लिए, सपोर्ट के लिए, 45 मिनट तक जो भी वीडियो को देख रहा है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा थैंक यू। हैव अ गुड डे। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।